हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चेक। तो आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप 2023 का जो 5वां मैच है और ग्रुप ए का जो तीसरा मैच है उसके बारे में। ये जो मैच है ये मैच रखा गया है इंडिया वर्सेस नेपाल, उन दोनों के बीच। ये शुरू होता है 3 बजे पल्ली गली इंटरनेशनल स्टेडियम पे और 4 सितंबर को। और मैच जो होता है जैसे ही शुरू होता है तो बारिश के प्रिडिक्शन बढ़ जाते हैं और बारिश होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आप देखोगे बीच में बारिश भी हुआ है। मैं बताऊंगा जो इंडिया की बैटिंग के ऊपर जब बात करेंगे तब बताएंगे कि इनिंग में बारिश भी हुआ है। तो बात कर लेते हैं जो पिच के थोड़े कंडीशन कैसे होंगे। पिच वही बिहेव करेगा जैसे ही पिछली बार बिहेव किया था श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के टाइम थोड़ा सा स्पिन सपोर्ट करेगा, पेस गेंदबाज को सपोर्ट करेगा और सेकंड इनिंग आता है बैटिंग को सपोर्ट करेगा। पहले इनिंग में स्पिन को, थोड़े टाइम बाद वो पेस को सपोर्ट करना शुरू करेगा। उसके सेकंड इनिंग से ही बैटिंग को सपोर्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं जो प्लेइंग 11 है दोनों साइड के उसके बारे में। नेपाल के जो प्लेइंग 11 है वो है कुशाल भरद्वाज, आसिफ शेख, रोहित पाडवेल, भीम सारिक, सोमपाल कामी, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह आर्या, कुशाल मलाल, संदीप लमिचाने, करण कसी, ललित राजवंशी। अब जो इंडिया के प्लेइंग 11 है वो है रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज। इन जो हमारे इंडिया के जो प्लेइंग 11 में चेंजेस है वो है मोहम्मद शामी। मतलब कि जसप्रीत बुमराह पहले खेल रहे थे, मोहम्मद शामी को बेंच में रखा गया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह अभी घर पे हैं क्योंकि उनके बच्चा हुआ है, तो इसीलिए मोहम्मद शामी को ऐड किया गया है टीम प्लेइंग 11 में। और यही शायद आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। शायद अभी तो अपडेट नहीं आया, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा हम बताएंगे आपको। तब बात कर लेते हैं मैच के बारे में। मैच टॉस होता है, टॉस इंडिया जीतता है और इंडिया बॉलिंग लेता है। बैटिंग करने उतरते हैं नेपाल के 2 बैट्समैन जो कि हैं कुशाल भरद्वाज, आसिफ शेख, और दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। मैंने पहला विकेट लेने के लिए हमको ओवर डालने पड़े 9.5 ओवर। आप देख सकते हो दोनों ने ही बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और वो भी शामी और सिराज के सामने। ऐसा नहीं कि कोई मतलब स्पिन या कोई और तेज गेंदबाज के सामने, शामी और सिराज के सामने इन लोगों ने स्कोर खड़ा किया 38। कुशाल भरद्वाज 25 बॉल पे 38, आसिफ शेख 97 बॉल पे 58। ये जो पहला विकेट गिरा वो गिरा उनका कुशाल भरद्वाज का, जो 38 रन मतलब 25 बॉल पे, जैसे मैंने कहा 9.5 ओवर पे पहला विकेट गिरा। यहाँ तक गेम का कंट्रोल नेपाल के हाथ में था। हालांकि ये मैच वन साइडेड था, इंडिया और नेपाल में से हमेशा इंडिया ही जीतेगा, लेकिन फिर भी एक गेम स्पिरिट होता है कि आप जीतने के लिए क्या क्या करते हो, तो आपका अप्रिसिएशन होता है। हम उसके बारे में चेक करेंगे नेपाल के कौन से बल्लेबाज ने कितना कोशिश किया और कितने को सक्सेस मिला। पहले जो उनके 2 बल्लेबाज थे उन दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग दिखाई। जैसे मैंने कहा 9.5 पे जाके हमको 1 विकेट मिला, यानी कि कंट्रोल अभी तक नेपाल के हाथ में। वो अलग बात है कि जीतेगा इंडिया, लेकिन कंट्रोल अभी तक नेपाल के हाथ में था। उसके बाद जब उनके विकेट आते हैं, जो बैटिंग करने आते हैं वो 1 बाय 1 गिरते चले जाते हैं। और वो भी इतना नहीं कि तेज गेंदबाज के सामने नहीं खड़े हो पाए, वो स्पिनर के सामने खड़े नहीं हो पाए। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लगा दूंगा स्टिकर, मतलब पिक्चर लगा दूंगा। जडेजा ने 3 विकेट कर दिए। उनका जो मिडिल लीडर होता है, फास्ट ओपनिंग 2 आते हैं, उसके बाद के जो बैट्समैन होते हैं 3, उन सारों को जडेजा ही खत्म कर लेता है। आप देखोगे भीम सारिक जो बंदा है वो बोल्ड होता है रविंद्र जडेजा के बॉलिंग पे। उसका स्कोर होता है 17 गेंद पे 7 रन और स्ट्राइक रेट भी जाहिर सी बात है 41 होगा, इतना नहीं। लेकिन यहाँ पे इनको करना चाहिए था। आप पहली बार इतनी बड़ी टीम के साथ भिड़ रहे हो तो आपका कोशिश होगा आप 300 बॉल खेलो, रन चाहे कितने भी हो, आपका वो मायने नहीं रखता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे 30 ओवर आते आते आपका सारा बैटिंग ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा।
बाकी जो 20 ओवर होंगे वो आपके बॉलर्स के लेंगे। अब 30 ओवर में कितना बॉल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 180 बॉल पे आप कितना ही रन लगाओगे। लेकिन तब भी ये लोगों ने अच्छी फाइटिंग करी। मैं बताऊंगा लास्ट में आते आते 2 बैट्समैन ने इनके बहुत अच्छी फाइट की। उसके बाद आता है रोहित पाडवेल 8 बॉल पे 5 लगाते हैं। स्ट्राइक रेट वही 62। ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन फिर विकेट लेते हैं रविंद्र जडेजा, जैसे कि मैंने कहा, और कैच लेते हैं रोहित, और बहुत अच्छी कैच है। ऐसा नहीं कि रह गया या मतलब अच्छी कैच है, जो स्लिप में थे अच्छा कैच पकड़े। जितने भी कैच पकड़े सभी बंदों ने अच्छा ही पकड़े थे। मतलब बहुत फील्डिंग तो हमारी अभी भी मैं कह सकता हूँ कि फील्डिंग स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो होता है प्रेशर के चलते कई प्लेयर फील्डिंग मिस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है इस तरह के सिचुएशन में इस तरह का होता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल रेटिंग पे अगर हम चलें, इंडिया का फील्डिंग आज भी उतना स्ट्रॉन्ग ही है। अब बात करते हैं जो उनके तीसरे बैट्समैन आए, पांचवें जो बैट्समैन आए वो थे कुशाल मलाल। वो भी रविंद्र जडेजा के बॉल पे ही कैच आउट हुए, सिराज ने पकड़े। 5 बॉल पे 2 स्ट्राइक रेट। वो यहीं पे सिचुएशन इनको था ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलने का, लेकिन वो ये ना करते हुए विकेट पे विकेट चलते रहे। उसके बाद जो विकेट हुए, 5वां विकेट जो हुए वो हुए आसिफ से, जो उनके रन बनाते थे। वो हुए 29.5 ओवर पे हुए। एक 132 तब उनका स्कोर था, मतलब टीम का स्कोर था 132। वो बॉल पे किसके, सिराज पे आउट हुए। 97 बॉल पे आउट, 97 बॉल उन्होंने खेला और 58 रन बनाए। कैच पकड़ा कोहली ने और बॉल किया सिराज ने, और अच्छी कैच है। अगर मैं फिर वही बात कहूँगा कि फील्डिंग अभी भी इंडिया का स्ट्रांग ही है। हाँ, वो मैच के चलते कई मैच सिचुएशन को लेके वो फील्डर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि सारे फील्डर में प्रेशर चला जाता है। तो इसके चलते पूरा टीम में प्रेशर हैंडल नहीं होता इतना, लेकिन मतलब इतना ही करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं। उसके बाद उनके 2 बैट्समैन आते हैं, गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह। ये दोनों अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हैं और बन भी जाता है। अगर आप देखोगे तो 5वां विकेट गिरता है कब, 132 29.5 पे। उसके बाद क्योंकि लगातार उनके विकेट गिर ही रहे थे, ऐसे नहीं थे कि कोई बैट्समैन सेट होकर रहता, बस वो एक बंदा था जो था आसिफ शेख, वो भी अभी अभी गिरा। उसके बाद उनके आते हैं गुलशन झा को दीपेंद्र सिंह। इन दोनों ने अच्छे स्कोर किए, 35 पे इसने बनाए 23। इसको विकेट लेता है सिराज, जैसे कि मैंने कहा आसिफ शेख को बॉल विकेट लेते हैं सिराज, इसको भी विकेट लेते हैं सिराज, और कैच लेता है कि ईशान किशन, कीपर कैच होता है वह। 35 पे 23 स्ट्राइक रेट अब मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके बैटिंग चला जा चुका है और इतने ओवर भी नहीं बचे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें क्रीज में खड़े रहें। लेकिन वो नहीं होता उनके, क्योंकि सिराज बॉलिंग कर रहा है, इतना नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनसे जितना बन पाया उन्होंने किया। गुलशन झा ने 35 बॉल पे 23 रन लगाए। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हार्दिक पांड्या बॉल पे LBW होते हैं, उन्होंने स्कोर किया 25 पे 29। अच्छी स्ट्राइक रेट थी, बाउंड्री लगाने की भी कोशिश की, 3 बाउंड्री लगाए। चलो इतना चलता है। अब उनकी बैटिंग करने आते हैं सोमपाल कामी। इन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। अगर आप देखोगे इनका स्ट्राइक रेट 85 स्ट्राइक रेट एक तरफ है, लेकिन आप इनका रन देखोगे ना, 56 बॉल पे 48। जो टीम की ज़रूरत थी उन्होंने वही किया। बाउंड्री भी लगाए, 2 छक्के 1 चौके लगाए, बहुत अच्छी बैटिंग की। सीधा 144 पे जब 6 विकेट थे, उनको विकेट आते आते लग गए 228, क्योंकि बीच में दीपेंद्र सिंह भी गए हैं विकेट। 7 विकेट जो था उनका 194, लेकिन जो 8वां विकेट आता था, 8वां विकेट ही सोमपाल कामी गया 228। उसके बाद उनके जो 2 बल्लेबाज जो बॉलर्स है, या बॉलर्स ही कहेंगे, लमीचंद 17 बॉल पे 9 रन आउट होते हैं। सोमपाल कामी को सामी विकेट करता है, ईशान किशन कैच करते हैं। करण केसी 2 बॉल पे 2 को नॉट आउट होता है। राजवंशी सिराज बॉल पे विकेट होते हैं, बोल्ड होते हैं। अब मैच शुरू होता है। अब टारगेट हमारे सामने ये था, 48.2 ओवर में उन लोगों ने स्कोर किया था 230। ज़्यादा हमारे प्लेयर ने एक्स्ट्रा रन नहीं दिया, बस LBW में थोड़ा रन हुए, लेकिन चलेगा। वाइड पे 3 रन हुए, लेकिन हाँ इतना एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे जो डिबेटेबल बात है ना, वो बॉलिंग देखो। हमारा इंडिया का जो बॉलिंग लाइन है, मैं दिखा देता हूँ पिक्चर आपका, वो देखो। सामी डाला है 7 ओवर, रन खाए है 29, 1 विकेट।
कोई प्रॉब्लम नहीं, सही बॉलिंग डाला है। सिराज डालते हैं 9.2 ओवर, 1 ओवर मेडन जाता है, 61 रन ये खाता है और 3 विकेट लेता है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। हार्दिक पांड्या 8 ओवर 3 ओवर मेडन जाता है, 34 रन ये खाते हैं और 1 विकेट लेते हैं, बहुत ही अच्छी गेंद। हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव, इन दोनों का बॉलिंग बहुत ही अच्छा था। ठाकुर बॉलिंग करते हैं 4 ओवर, रन खाते हैं 26 और विकेट लेते हैं। विकेट का मैं अभी नहीं काउंट करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस वाले बैटिंग नहीं था बैटिंग ऑर्डर नेपाल का, लेकिन तब भी होता है, काउंटेबल होता है कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलते हो, चाहे सामने कौन जैसी भी टीम हो, आपका विकेट काउंट होता है। लेकिन फिर भी जो मैं देखना चाहता हूँ इस मैच में, बॉलर्स ने कितना बॉल डाला और उन बॉल में उन्होंने क्या रिएक्शन लिया, यानी कि कितने रन खाए। ठाकुर आप देखोगे 4 ओवर में 26, जो कि इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं है, तब भी ये इतना रन खा रहा है। अगर इनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर आ गया, ये क्या करेगा फिर, ये क्वेश्चन है। बोला रविंद्र जडेजा 10 ओवर पे 40 रन, 3 विकेट लेते हैं, सही गेंदबाजी। हार्दिक पांड्या ने 10 ओवर डाले और 2 मेडन डाले, 34 रन का है। हालांकि इन्होंने विकेट नहीं लिया, लेकिन हाँ गेम में इनका पकड़ था। अगर आप देखोगे पूरे बॉलिंग लाइनअप पे हमारा जो स्पिन गेंदबाज है वो उन्होंने अच्छा किया, यानी कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। और ये सब देखना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें यही काउंट होना चाहिए। अगर आप ये मैच इतना मतलब अनइक्वेशन नहीं था कि हम पता ही नहीं कर पाए कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें देखना चाहिए था किसका रोल ज़्यादा रहा है, क्योंकि तेज़ गेंदबाज अभी नहीं टेस्ट होंगे। नेपाल के कोई भी बैट्समैन के सामने अगर हम तेज़ गेंदबाज डाल देंगे तो वो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का। हो सकता है 1 ओवर 2 ओवर के बाद वो अपना विकेट खुद दे दे, लेकिन हालांकि सामने वाला ने अच्छे खेले, अच्छे बैटिंग दिखाई, लेकिन जो यहाँ पे सरप्राइज किया वो किया था स्पिन और हार्दिक पांड्या ने। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 40 रन दिए और 3 विकेट लिए, अच्छी बल्लेबाज जो बॉलिंग की, यही बॉलिंग उनको हर मैच में करना चाहिए। स्पिन को पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। स्पिन का कंट्रोल तब तक है जब तक वो 10 ओवर में 60 रन देते हैं, अगर 10 ओवर में ज़्यादा दिए आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और तेज़ गेंदबाज का कंट्रोल यही होगा अगर 10 ओवर पे वो 60 रन दे के विकेट ले। अगर 60 रन देके विकेट भी ना ले तो इसका मतलब सामने वाले के पास कंट्रोल है। ठीक उसी तरह हार्दिक पांड्या एक रेगुलर बॉलर नहीं है, वो एक पार्ट टाइम बॉलर है जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो कोई बॉलर का आज दिन ही नहीं है, वो मार खा रहा है, ऐसे मान के चलो कोई सामने वाला ऐसे बल्लेबाज है जो उसका ये स्पेसिफिक है कि वो तेज़ गेंदबाज को मारता ही मारता है, वहाँ पे थोड़ा हम मीडियम स्पेस डाल देते हैं, या फिर कुछ वेराइटी करने के लिए हार्दिक पांड्या को डाला जाता है। उस बंदे ने भी अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर में 3 मेडल लिए, यानी कि 5 ओवर में 34 रन खा के 1 विकेट, ये सही है। मैं आज सामी सिराज का काउंट नहीं करता, क्योंकि ये तेज़ गेंदबाज के लिए एक अच्छी मैच नहीं है जहाँ पे इनको कैलकुलेट किया जाए। लेकिन हाँ जहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए स्पिन और जो मीडियम स्पेस है। ठाकुर का गंदा गया, 4 ओवर में 26 बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ये अगर चाहे तो कम भी करवा सकता था, इसीलिए आप देखोगे इससे 10 ओवर नहीं डलवाया है। अब मैच ख़त्म होता है, सेकेंड इनिंग की शुरुआत होने जा रहा है, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बारिश होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले मैं आपको कहा, ये वेदर अपडेट था कि बारिश होना ही होना है, और वही हुआ, बारिश हुआ। तो हमारे पास DLS मेथड के तहत ये मैच ख़त्म होना था। DLS मेथड यानी कि जो ओवर कटते हैं और रन उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, आप कितने विकेट पे कितना रन बनाओगे, वही होता है। तो इक्वेशन आया 23 ओवर पे मारने हैं 145 रन, तो वही हुआ 23 ओवर पे मारने थे 145। तो हमारे बल्लेबाजों ने 20 ओवर एक गेंद डालते ही 147 किया और मैच ख़त्म किया। और वो इतना सही था एक तरह का, इतना मतलब बहुत बुरा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं, क्योंकि रोहित का क्या छूटा था, सामने वाला ने नहीं पकड़ पाया, लेकिन चलेगा उतना ही। अगर यही बैटिंग ऑर्डर बहुत कंट्रोल करके रखते हैं तब जाके काम आएगा। नेपाल का जो बॉलिंग था इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इतने बड़े दिग्गजों के साथ उनको बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है। नेपाल पहली बार है जो एशिया कप में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो उसको देखना ही था, आज नहीं तो कल देखना था। तो
जाहिर सी बात है उनका कोई भी बॉलर इतना अच्छा आप देखोगे परफॉर्मेंस ही नहीं किया। करण केसी डालते हैं 4 ओवर, रन खाते हैं 26। सोमपाल कामी 2 ओवर डालते हैं 23 खाते हैं। ललित राजवंशी डालते हैं 4 ओवर 24 रन खाते हैं। संदीप लमीचंद 4 ओवर डालते हैं 39 खाते हैं। दीपेंद्र सिंह आर्या 2 ओवर डालते हैं 12 रन खाते हैं। कुशाल मलाल 3 ओवर डालते हैं 11 रन खाते हैं। उसके बाद आता है गुलशन झा 1.1 मानी कि 1 ओवर डाल के जो लास्ट बॉल उन्होंने डाला था 11 रन खाते हैं। कैप्टन ने हर तरह का सबसे चयन करवाने की कोशिश की, लेकिन हाँ सबने मार खाई। तो इसे इतना नहीं, मेरे को लगता है वो रेगुलर बॉलर्स को दे देना चाहिए था, क्योंकि इतना तो कोई खास था ही नहीं। लेकिन हाँ लिमिट भी कट गया था, बॉलर्स को 4 ओवर लिमिट था, तो सही है, उनका इतना भी गंदा नहीं गया। अगर नेपाल के हिसाब से देखें तो सब सही था, बस वो लोग जो फील्डिंग में थोड़े कच्चे हैं उनको उस पर फोकस करना चाहिए, प्रेशर को हैंडल करना सीखना चाहिए। हालांकि हमारे बल्लेबाज भी मतलब फील्डर भी इतना है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, बड़े बड़े सिचुएशन मैच में ये लोग भी लूज फील्डिंग करते हैं। लेकिन हाँ हमको पता है वो लोग आज नहीं तो कल कवर अप कर लेंगे, क्योंकि मैच जीतना हारने से तुमको मेंटली इंस्टेबिलिटी होता है, जिसके चलते आपके परफॉर्मेंस, आपके जो डे टू डे लाइफ होते हैं उस पर भी असर पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें ये अफेक्ट करता है। तो छोड़ो वो बात छोड़ो, रोहित शर्मा और गिल बैटिंग करते हैं। रोहित शर्मा ने 59 बॉल पे 74 लगाए, 125 के स्ट्राइक रेट पे 5 छक्के और 6 चौके लगाए। ठीक उसी तरह शुभम गिल 62 बॉल पे 67, 84 लगाए, 1 छक्का लगाए, 108 के स्ट्राइक रेट पे। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन हाँ अगर 23 ओवर के काउंट करके देखें तो 5 वाइड थे और 1 एल्बिडोबल था। सब सही रहा और इंडिया ने इस मैच को 20 ओवर 20 ओवर ख़त्म होते ही मैच जीत लिया। रन इतना बड़ा नहीं था, चाहे हमारा 10 जीत तो हम वैसे भी रहते हैं, और अगर मैच नहीं भी होता तब भी हम A2 में रहते, मतलब कि जो ग्रुप 2 में हम ग्रुप A में जो दूसरे नंबर पे हम रहते हैं। तो ये था मैच का रिव्यू, और आप सभी को थैंक यू वीडियो देखने के लिए।